नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का संग्राम और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। तो 24 के संग्राम में आज बात प्रदेश की रतलाम लोकसभा सीट की, जिसका नाम पहले झाबुआ के नाम पर रहा। एक दूसरे से 115 किलोमीटर की दूरी पर बसे इन शहरों का मिजाज भी भिन्न है, वह संस्कृति भी। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में दोनों ही अंचलों के मतदाता मिलजुल कर अपना प्रतिनिधि चुनते रहे हैं। फर्क इतना है कि इस मामले में कभी रतलाम तो कभी झाबुआ अंचल के मतदाता एक दूसरे पर भारी पड़ते नजर आए। जिसका पड़ला वजनदार सांसद भी उसी की पसंद का चुना गया। रतलाम वह लोकसभा सीट है कि जब अब तक 18 बार वहां पर चुनाव हुए, लेकिन सांसद सिर्फ 7 लोग ही चुने गए। इनमें भी 3 भूरिया उपनाम वाले शामिल हैं, यानी इस सीट पर भूरिया उपनाम का दबदबा रहा, जो इस सीट से 12 बार सांसद चुने गए। लेकिन यह बीते दिनों की बात है। कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर पिछले 1 दशक से बीजेपी काबिज है। एक बार फिर बीजेपी से प्रदेश के वन राज्य मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर चौहान मैदान में हैं, तो कांग्रेस से सांसद का पिछला चुनाव हार चुके वयोवृद्ध नेता कांतिलाल भूरिया। तो आइए आपको पहले बताते हैं कि इस सीट का कैसा रहा मिजाज और रतलाम लोकसभा सीट का सियासी अंदाज। इसके बाद करेंगे चर्चा। मौजूदा रतलाम लोकसभा प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट है जिसका नाम आजादी के बाद से अब तक 3 बार बदला गया। इसका न केवल नाम बदला बल्कि इसमें आने वाले जिले व मतदाता भी बदलते गए। 1952 के पहले चुनाव में इसे धार झाबुआ सीट के नाम से जाना जाता था। इसमें 3 जिले धार, झाबुआ व रतलाम शामिल रहे। अगले ही चुनाव में यानी 1957 में इसका नाम सिर्फ झाबुआ हो गया। इसमें रतलाम की विधानसभा सैलाना को हटा दिया गया। विधानसभा क्षेत्र भी 9 से कम होकर 8 रह गई। 1967 में धार जिला व इसकी विधानसभाओं को इस सीट से बाहर कर दिया गया। तब ये सिर्फ झाबुआ लोकसभा सीट बन गई। 1971 में इसके साथ रतलाम जिले की 3 विधानसभा रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण व सैलाना को शामिल किया गया। नया नाम मिला रतलाम सीट का। 2007 में अलीराजपुर अलग जिला बना, लेकिन वह इस सीट से जुड़ा रहा। इसके मौजूदा भौगोलिक स्वरूप की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर के 5 व रतलाम जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र इस सीट में समाहित हैं। इस सीट के एक छोर पर आदिवासी संस्कृति तो दूसरे छोर पर मालवा कल्चर की झलक देखी जा सकती है। सीट के मतदाताओं के रहन सहन व संस्कृति में भले ही भिन्नता है, लेकिन ज्यादातर वोटर्स प्रतिनिधि चयन के मामले में एक मत नजर आते हैं। आजादी के बाद से रतलाम लोकसभा सीट पर एक उपचुनाव सहित 18 बार चुनाव हुए, लेकिन इनमें 12 बार भूरिया उपनाम वाले सांसद चुने गए। ये सभी एक ही परिवार से हैं। इससे साफ है कि रतलाम सीट की सियासत में भूरिया परिवार का दबदबा रहा। निर्वाचित सांसदों की बात करें तो शुरुआती 2 चुनाव में अमर सिंह यहाँ के सांसद चुने गए। वर्ष 1962 के चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धार जिले से तब की उदयमान नेत्री जमुना देवी को टिकट देकर सभी को चौंका दिया था। कांग्रेस नेतृत्व के इस फैसले से समूचे देश में यह सीट तब चर्चा का विषय रही। इस चुनाव में जमुना देवी 22,384 मतों से विजयी रही, लेकिन उनकी यह जीत इस सीट से अब तक की सबसे छोटी जीत के तौर पर दर्ज है। 70 के दशक में इस सीट पर बदलाव भी हुआ। वह भागीरथ भवर 1971 में सोशलिस्ट पार्टी तो दूसरी बार 1977 में भारतीय लोकदल से टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद वर्ष 1980 से 2009 तक हुए 9 चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने लगातार अपना परचम फहराया। बाद में पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने बीजेपी का दामन थामा और वर्ष 2014 में बीजेपी को यहां पहली जीत दिलाई। लेकिन साल भर बाद ही उनका निधन होने पर यहां हुए उपचुनाव में रतलाम सीट एक बार फिर बीजेपी के हाथ से छुटक गई व कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया पुनः सांसद चुने गए।
जिन्हें पिछले चुनाव में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने करारी शिकस्त दी। कांतिलाल भूरिया यहाँ एक तरह से कांग्रेस के पर्याय कहे जा सकते हैं। वो 5 बार सांसद व 5 बार विधायक रह चुके हैं। अब झाबुआ विधानसभा सीट से उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया विधायक हैं। पिछले चुनाव के परिणाम की बात करें तो बीजेपी के गुमान सिंह डामोर की जीत में रतलाम जिले की 2 सीट रतलाम शहर व रतलाम ग्रामीण की अहम भूमिका रही। रतलाम शहर से जहां बीजेपी ने सर्वाधिक 53,138 मतों की बड़ी बढ़त हासिल की, वहीं रतलाम ग्रामीण से 37,738 मतों की बढ़त मिली थी, जबकि कांग्रेस झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में 8,100 व जोबट विधानसभा में 18,139 मतों से आगे रही। बीते साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भी रतलाम संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा में से 4 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 1 सीट सैलाना पर भारत आदिवासी पार्टी से विधायक कमलेश ढूंढियार विधायक हैं। कमलेश इस सीट पर सर्वाधिक प्रभाव रखने वाले संगठन जैस से जुड़े रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी जैस एक बार फिर ताल ठोक रहा है। आदिवासी बहुल इस सीट के झाबुआ अंचल में बड़ी आबादी भील व भिलाला जाति के मतदाताओं की है। इनकी जनसंख्या का अनुपात 65:35 है। कांग्रेस के उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया भिलाला तो बीजेपी की उम्मीदवार अनीता नागर चौहान भिलाला समुदाय से आती हैं। जानकारों का मानना है कि राम मंदिर व मोदी फैक्टर रतलाम झाबुआ के शहरी मतदाताओं तक सिमट कर रह गया। ऐसे में कांग्रेस को अपने भील मतदाताओं के परंपरागत वोट पर पूरा भरोसा है। वहीं बीजेपी ने अनीता को उम्मीदवार बनाकर भिलाला मतदाताओं को साधने के साथ ही महिला कार्ड भी खेला है। दरअसल इस सीट से अब तक एक ही महिला सांसद जमुना देवी के तौर पर मिली। बाद के चुनाव में 5 बार महिलाएं मैदान में उतरी भी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए सीधे चर्चा शुरू करते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय कराते हैं। भानु चौबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी। भानु चौबे सर, शुरुआत आपसे ही करेंगे। हम लगातार मालवा निमाड़ की सीटों पर चर्चा कर रहे हैं और आप दोनों ही लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पहले तो शुक्रिया आपका। और सबसे पहला सवाल यही कि रतलाम में क्या लगता है कि कांतिलाल भूरिया जो हैं वो बड़ी टक्कर दे पाएंगे? और यहाँ तो मुकाबला हमेशा ही रोचक रहा है। रतलाम सीट, जिसे रतलाम झाबुआ सीट भी कहा गया था, ये ऐसी सीट है जहां उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस कुछ टक्कर देगी, क्योंकि जब भी चुनाव हुए हैं इसमें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंतर 7 से 10% का रहा है। जिस तरफ भी सीट गई है वो 10% तक के अंतर से गई है। और भूरिया का एक तरह से यहाँ दबदबा रहा है, कांतिलाल भूरिया का। और मुझे लगता है कि अब सवाल ये आएगा कि आदिवासी का अगर वोट बैंक की बात करें तो एक वक्त था जब अल्पसंख्यक और आदिवासी 2 वोट बैंक कांग्रेस के पक्के माने जाते थे, उनके घरेलू वोट माने जाते थे वो। लेकिन पिछले सालों में ये परिवर्तन आया कि आदिवासी छिटकने लगा कांग्रेस से और बीजेपी ने सफलता पाई है आदिवासी क्षेत्रों में भी। तो ये देखना होगा कि आदिवासियों पर ये जिसे माना जाता है कि धार्मिक रूप से या मान्यताओं के रूप से वो ज्यादा बंधा रहता है, तो बीजेपी के कैंपेन का क्या असर होता है। और कांतिलाल भूरिया व्यक्ति के तौर पे देखा जाएगा तो वो अनीता सिंह चौहान पर भारी पड़ सकते हैं, इस बात की संभावना है। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, रतलाम झाबुआ सीट देखिए एक बहुत ही ऐसी सीट जो ST के लिए तो आरक्षित है ही, लेकिन दोनों के उम्मीदवार भी वजनदार। एक उम्मीदवार ऐसा जिनके वे पति ही मंत्री हैं, दूसरा ऐसा जिसने वहां का प्रतिनिधित्व किया और बेटा विधायक। तो ये मतलब मुकाबला तो दिलचस्प है ही। साथ में क्या जनजातीय वर्ग में ऐसी कोई अब वहां पर डिवाइडेशन होगा कि वहां भी उसमें भी बहुत कुछ जो वर्गीकरण होता है कि अगर जनजातीय वर्ग का है तो ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये जो जाति है वो अलग बिलोंग करती है। तो ऐसा भी कोई ध्रुवीकरण होने की गुंजाइश है क्या? और मतदाताओं का क्या वहां पर एक मूल्यांकन है? देखिए महेंद्र जी, ये जो वहाँ पर कांतिलाल भूरिया एक बहुत बड़ा नाम है
और आज 3 या 4 दशक से लगातार कांतिलाल भूरिया राजनीति में बिल्कुल उस इलाके पे शीर्ष में। ठीक है, वो चुनाव हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद उनका कहीं पे राजनीतिक कद कम नहीं हुआ है कभी भी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आपने पूछा कि जो जाति का समीकरण, तो ये बात सही है कि कांतिलाल भूरिया जी जो है वो भील जाति से आते हैं और अनीता नागर सिंह चौहान जो है ये बिलाला है, और बिलाला कम है, भील ज्यादा है। इस पूरे तीनों रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर मिला के इन तीनों में ये भील की संख्या ज्यादा है और बिलाला कम है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि बिलाला जो है अपने आप को अगर जाति व्यवस्था में देखे, हायरार्की में देखे, तो बिलाला अपने आप को ऊंचा मानते हैं और रूलिंग क्लास मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो आदिवासी राजा हुए हैं वो बिलाला कास्ट के हुए हैं। और ऐसा हम लोग मानते हैं, जो पॉलिटिकल जो लोग देख रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो मानते हैं कि भील जो है बिलाला लोगों को पसंद नहीं करते हैं, और अगर कहीं भील की बारी आएगी तो भील को ही वोट देंगे, ये बात हम मानते हैं। पर हीरालाल अलावा के मामले में जब हम देख चुके हैं कि हीरालाल अलावा भी जो है, जो मनावर से विधायक हैं, वो जो है वो है बिलाला है, लेकिन वहां पे उनको भीलों के भी वोट मिले और उन्होंने भील को भी हराया। तो मुद्दा अब ये है कि किस तरह से, अच्छा, अनीता नागर सिंह चौहान और उनके हस्बैंड जो नागर सिंह चौहान, दोनों की जो अपनी ये है इमेज है, साफ सुथरी है अभी तक, और उनको शायद मिनिस्टर बनाने के पीछे जो कारण रहा है, जो भी केंद्रीय नेतृत्व ने दिमाग लगाया कि उनको मिनिस्टर बनाया जाए इसमें मध्य प्रदेश सरकार में, और उसके पीछे जो बहुत सारे कारण रहे होंगे, उसमें से एक कारण रहा होगा ये कि कैसे भी करके रतलाम सीट जीतनी है। तो पिछली बार 2014 में देखिए आप, 2014 में दिलीप सिंह जी जीत गए थे, लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई, तो फिर कांतिलाल भूरिया जी बाई इलेक्शन में आ गए, जो उपचुनाव हुआ था। 2019 में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, कांतिलाल भूरिया जी को एक मामूली तो नहीं कहेंगे, एक नया आदमी जिनका नाम गुमान सिंह दामोर है, जो कि एक ऑफिसर रहे हैं, जो कि इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर रहे हैं PHE में, वो आए रिटायर होके, और उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने हरा दिया कांतिलाल भूरिया जी जैसे सीनियर लीडर को, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी ने। और वो इस बार भी जीतते, उनकी इमेज बहुत अच्छी चल रही थी, उनकी राजनीति बहुत अच्छी थी, और जिसे कहना चाहिए उनका जो पूरा का पूरा प्रोफाइल बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक गड़बड़ हो गई उस बीच में, आप लोगों को मालूम होगा, एक 600 करोड़ का कोई PHE का घोटाला हुआ है, वो उनके ऊपर उसका नाम आ गया और उसमें FIR दर्ज हो गई कोर्ट के आदेश पर, अलीराजपुर कोर्ट ने आदेश दिया और FIR दर्ज हो गई। उस कारण से उनका टिकट नहीं कट गया, नहीं तो उनका टिकट कटना नहीं था। वो बहुत अच्छे, काफी ऊपर के जो इनका बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे भी काफी क्लोज थे वो, और वो टिकट लेते और फिर से जीत सकते थे, क्योंकि उन्होंने इतना अपना जमावट कर रखी थी पूरे में। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि आप सोचिए कि रतलाम, झाबुआ और ये वाली जो सीट है, ये इतनी क्रिटिकल सीट है कि पूरा बीजेपी और जनसंघ कब से लगे हुए हैं, नहीं जीत पा रहे थे उसको। दिलीप सिंह भूरिया जी पहली बार जीते, तो वो दिलीप सिंह भूरिया जी ओरिजिनल कोई संघ के या जनसंघ के आदमी नहीं थे, वो तो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और चुनाव लड़े और वो जीत गए। तो पहली बार जो बीजेपी का खाता खोला, वो इसलिए खोला कि एक कांग्रेस से एक इंसान आया और उसको टिकट दिया उन्होंने, और वो चुनाव जीत गए। तो इसलिए ये इतनी आसान सीट नहीं है। पहले भी जब अपन ने जब भी चुनाव को, मध्य प्रदेश के चुनाव को बात की है, जब 24 सीटों पर वो टिकट बट रहे थे, उस बारे में बात करी है, तब भी अपने दिमाग में एक ही बात थी कि अगर कोई सीट सबसे क्रिटिकल है तो वो है अपनी ये अलीराजपुर वाली सीट, अलीराजपुर झाबुआ और रतलाम वाली सीट है। और इसलिए मतलब भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई आसान नहीं है। हाँ, भाजपा इसको आसानी से ना ले, बिल्कुल बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं रतलाम संसदीय क्षेत्र को। रवि अवस्थी जी, डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने बड़े विस्तार से समझाया कि क्या कैटेगरी का वहां पर ये फ्लैक्चुएशन है और कंपटीशन है। दूसरा देखिए कि बहुत आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक परंपरागत सांसद रहे हैं कांतिलाल भूरिया वहां के, और स्थापित नेता हैं, बेटे को भी स्थापित कर लिया, बेटा भी बहुत सक्रिय है, और यहाँ पर पति मंत्री है तो उनकी पत्नी भी सक्रिय है, मतलब दोनों तरह से सक्रियता है। लेकिन बस जातिगत एक आंकड़े फिट किसके होते हैं।
देखिए मैं महेंद्र जी, हालांकि मेरा मानना ये है कि मामला 50-50 का है, मैंने मुकाबला कांटे का है, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कांतिलाल भूरिया एक बड़ा नाम है इस सीट से और वो लगातार कई बार सांसद रहे हैं। और सवाल ये है कि देखिए, लेकिन मुकाबला भी कोई आसान प्रत्याशी से नहीं है उनका। आप सबसे बड़ी बात है कि मेरा मानना ये है कि मंदसौर की 2 सीट, यानी मंदसौर ग्रामीण और मंदसौर शहर, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। अलीराजपुर से इस बार फिर बीजेपी का विधायक भी है, मंत्री भी है और प्रत्याशी भी वहीं से है। चौथी सीट है सैलाना। सैलाना में कमलेश डोंडियार को लेकर जो पिछले अभी जो बात आई है, कल ही उन्हें एक नोटिस थमाया गया है और चर्चा ये है कि वो उन्होंने कह दिया कि मैं तो भारत आदिवासी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, जयस का हूँ, और कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी के साथ उनका मतलब बीजेपी के साथ जुड़ाव की चर्चा है। तो आप देखिए सैलाना में भी कहीं ना कहीं पार्टी ने एक तरीके से सेंधमारी कर ली है। तो अब सवाल यह है कि 4 सीट पर बीजेपी अपने आप को मजबूत मानकर चल रही है। विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ, मैंने 4 नाम बताए, मंदसौर की दोनों, अलीराजपुर और सैलाना। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के पास 4 सीट बचती है, थांदला, पैटलाबाद, झाबुआ और जोबट। अब सवाल ये है कि यहाँ पर भी ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी एकदम से बाहर है, बीजेपी का प्रभाव वाला क्षेत्र भी है। खास करके शिवराज सिंह चौहान ने जो यहाँ जमावट की है अपने 17-18 साल के कार्यकाल में, कई बार वो भगोरिया में गए हैं, किस तरह आदिवासी संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा दिया है, तमाम एक तरीके से पारिवारिक संबंध उन्होंने कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग से यहाँ भी स्थापित करे। तो और संघ भी लगातार इस फील्ड में काम करते रहे। तो ऐसा मतलब मेरा मानना ये कि मुकाबला कांटे का है निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी ज़्यादा प्रभावी नज़र आती है, क्योंकि मंदसौर उसके साथ है, खड़ा हुआ है। तो ये कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट हो सकता है कि अगर मंदसौर, अलीराजपुर, मंदसौर की दोनों सीटें अलीराजपुर और सैलाना अगर बीजेपी के साथ खड़े तो 50% पर तो वो है ही। अब सवाल यह है कि वो बाकी की जो झाबुआ, थांदला, पैटलाबाद और जोबट में भी अगर सेंधमारी करती है तो फिर कहीं ना कहीं कांतिलाल के समक्ष समस्या आ सकती है। आप देखिए अभी वहां पर किस तरीके का मुकाबला चल रहा है। मैं अभी कल परसों देख रहा था कि विक्रांत भूरिया जो पूरी बागडोर संभाले हुए हैं चुनाव की, कांग्रेस की, वहां पर अपने पिता की, वो उनका मतलब उनके वीडियो वायरल हुए, वो उनके अनिता के पति को गुंडा कह रहे हैं, मतलब इस तरह के वीडियो अब जारी हो रहे हैं। यानी आप सोचिए कि संघर्ष कितना कड़ा चल रहा है वहां पर। जो इस तरह की बातें तभी होती जब कहीं ना कहीं मुकाबला जब बहुत टफ हो जाता है। भानु चौबे सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखिए लगातार जारी है, आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर नेता, लेकिन वहां के जो समीकरण हैं वो समीकरण अभी भी क्या कहते हैं? बहुत सारे तो क्लियर कर दिए हैं डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने। मामला क्यों टाइट है ये रवि अवस्थी जी ने बताया। मुद्दे क्या प्रभाव छोड़ेंगे वहां पर? कोई देशव्यापी मुद्दे कुछ असर डालेंगे? मोदी मैजिक चलेगा क्या उधर? भाजपा के जो तमाम सारे नेता जा रहे हैं, या डबल इंजन सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का कुछ प्रतिफल मिलेगा, या फिर जनजातीय वर्ग का जो मतदाता है वो पहले से ही माइंड सेट रहता है कि हमें अपने इस व्यक्ति को भेजना है? आपकी ये बात ज्यादा अपील करती है कि जनजाति मतदाता का एक सामूहिक निर्णय जैसा हो जाता है, एक समुदाय में, एक टोले में, एक गांव में आपस में बात हो जाती है, तय हो जाता है। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि जैसा बताया गया कि बीजेपी और खास करके आरएसएस की जो दूसरे सहयोगी संगठन है, उन्होंने झाबुआ इलाके में और आसपास के इलाकों में कई ऐसे अभियान चलाए, जैसे एक शिव गंगा अभियान चला था, जिससे जोड़ने की एक सामाजिक सेवा भी थी और आदिवासियों को जोड़ने की भी कोशिश की थी। और अवस्थी जी जो रतलाम का, शायद वो भूल से मंदसौर कह गए उसको, वो रतलाम का जो जिक्र कर रहे थे, रतलाम शहर में बीजेपी का दबदबा रहा है। हमने हिम्मत कोठारी को वहां से जीतते हुए कई बार देखा है, और हिम्मत कोठारी किस लेवल के नेता थे और किस इमेज के वो जाने जाते थे मंत्री के तौर पे, ये सब जानते हैं। तो रतलाम में बीजेपी का प्रभाव तो रहा है। मुद्दों में शहरी इलाकों में तो हम कह सकते हैं कि मुद्दे गिनाए जाएं और उसका असर देखा जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण और आदिवासी जो जंगल के भीतर के क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ रिमोट एरियाज हैं, उनमें कहीं कोई ऐसा कोई मुद्दा पहुंचा होगा।
एक संभावना जो पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही है मोदी के चेहरे की, तो मुझे लगता है कि इस सीट पे उसका असर भी उतना नहीं होगा जितना देश के दूसरे हिस्सों में दिखाई दे रहा है। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, मोदी मैजिक की हम बात करें या तमाम सारी योजनाओं का जिक्र करते हैं नेता जो पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कांग्रेस के जो मुद्दे रहते हैं या कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, इनका कुछ प्रभाव दिखेगा योजनाओं के क्रियान्वयन का, वादों का, या फिर वही सवाल जो भानु चौबे सर से कहा था कि आप इसमें कुछ माइंड सेट ही रहता है कि हमें अपने व्यक्ति को भेजना है या नहीं भेजना है, और जनजातीय वर्ग पर ये इम्पैक्ट और इफेक्ट कितना रहता है जो ये नेता जाते हैं जनसभा करने, बड़े नेता? देखिए, कांग्रेस मैनिफेस्टो में आदिवासियों के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो कि जिस वर्ग के लिए है हम आपको सबको मालूम है, तो इसलिए कांग्रेस मैनिफेस्टो में ऐसा क्या बताया जाएगा? उल्टा जिस तरह का जो रिजर्वेशन है, जिस तरह की फैसिलिटीज की बात कही है, तो उसमें तो आदिवासियों का, ओबीसी का और एससी का नुकसान ही होना है। अगर उनके हिस्से में से कोई चीज निकल कहीं और जाएगी तो उनका नुकसान ही होना है। पर आप एक चीज देखिए, ये जो बहुत बड़ा, इसका करीब 70-75% लोग ऐसे हैं जो भेड़चाल वाले हैं इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वहां मुद्दों का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो नॉन ट्राइबल वोटर्स हैं, ये आप विश्वास मानिए कि मंदसौर का तो नहीं मालूम, पर रतलाम का और इधर का जो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं और वहाँ पे नॉन ट्राइबल वोटर्स हैं, बनिए हैं, ब्राह्मण हैं, और फिर जो व्यापार कर रहे हैं अलग अलग कास्ट के लोग हैं, वो पूरे बीजेपी के साथ हैं। उसका कारण है बहुत बड़ा। जोबट के उपचुनाव में खुद देखा आपने कि वहां पर क्या हुआ कि जयस के जो लोग थे, हालांकि जरूरी नहीं है कि जयस के, पर जयस का नाम लेके लोगों को धमकाने लगे, जो व्यापारी कर रहे हैं उनसे हफ्ता वसूली की कोशिश करने लगे। तो उस समय फिर क्या था कि लोगों के मन में ये बात बैठ गई और कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर रही थी। एक बात ये थी कि कांग्रेस उनका विरोध नहीं कर रही थी, जिस कारण से भी नहीं कर रही हो वो एक अलग बात है। तो उस कारण से लोगों में कहीं ना कहीं ये बात आई कि अगर ये लोग आ गए तो यहाँ तो हमको घर छोड़ के भागना पड़ेगा। क्योंकि आप कभी अगर रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर अगर कभी आप जाते हैं, रतलाम के भी जो इंटीरियर इलाकों में जाते हैं, जो पेटलाबाद वगैरह की बात हुई है, पेटलाबाद और दूसरे इलाके हैं झाबुआ के और बिलासपुर के, वहां जाते हैं तो आपको कई किलोमीटर तक कोई नहीं मिलता है और पूरा आदिवासी इलाका है। और अगर एक छोटे शहर में कुछ लोग रह रहे हैं तो उसके बाद पूरा ग्रामीण इलाका आपको ट्राइबल एरिया में भी जाना पड़ता है। तो उस समय लोगों को समझ में आया कि अगर ये स्थितियां पूरे ट्राइबल ग्रुप में पहुंच गई, पूरी ट्राइबल लोगों में ये वाली बात पहुंच गई, तो वहां रहना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो व्यापार करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अभी अपने रवि अवस्थी जी ने एक बात बोली कि वो जो अभियान चलाए, तो आप लोगों को एक अभियान के बारे में, संघ का एक बड़ा अभियान हुआ था 2001 में हुआ था, शायद एक में ही हुआ था जहां तक ध्यान आ रहा है। उसका नाम था हिंदू संगम झाबुआ, जिसमें 3 लाख स्वयंसेवक जो आरएसएस के इकट्ठे हुए थे, और वो उससे पहले कभी बीजेपी वहां पे नहीं जीती, उससे पहले बीजेपी का कोई फुटहोल्ड नहीं था। और उसके बाद उस जो 3 लाख लोग इकट्ठे हुए, उसमें उस समय सुदर्शन जी थे, वो अपने सरसंघ चालक, वो आए थे और उन्होंने अपना जो भी भाषण दिया, जो लोगों को बात की। और वहां पर जो इस अभियान के लिए लगभग 1-1.5 महीने पहले से स्वयंसेवक गाँव में जाके रह रहे थे, मोटरसाइकिलों पे हर घर जा रहे थे और सबसे 10 रुपए 20 रुपए सबसे ले रहे थे इस अभियान के लिए। 10 रुपए का लेना देना ये नहीं था, क्योंकि उस समय एक बड़े लीडर कुल मिलाकर एक कनेक्टिविटी के लिए लोगों से जुड़ रहे थे। जी, ये बताना था आपको। राधेश्याम यादव एक बड़े लीडर हैं संघ के, अब तो बहुत बुजुर्ग, मतलब अब तो सीनियर हो गए काफी। तो उन्होंने उस समय वो लोग बताते थे कि हम लोग हर आदमी से, इवन पहले लूटमार बहुत होती थी, तो जो लूटने वाले लोग भी जैसे नाम सुनते थे कि हिंदू संगम वाले हैं, वो उल्टे पैसे दे देते थे। अच्छा। ये स्थितियां बनी थी। तो कहीं ना कहीं संघ ने बड़ा अभियान चलाया 2001 में। तो इसका आउटपुट क्या मिल सकता है क्या भाजपा को इस चुनाव में भी? नहीं, थोड़ा पुराना हो गया। अपने देश में प्रॉब्लम ये है, जो याददाश्त बहुत कमजोर है। जब हमारे शहरी लोगों की याददाश्त कमजोर है तो गांव वालों की तो क्या कहेंगे अपन ग्रामीण लोगों की, और भी आदिवासी इलाके की। जैस की भूमिका क्या रहेगी रवि अवस्थी जी इस पूरे चुनाव में? जैस क्या पूरा साइलेंट मोड में रहेगा? नहीं, महेंद्र जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए जैस अगर सर्वाधिक सक्रिय है तो वो इसी अंचल में सर्वाधिक सक्रिय, भील और भिलाला अनुसूचित जनजाति के जो एरिया है वहाँ पर देखिए, अभी जैसे सैलाना से जो कमलेश डोंडियार चुनकर आए हैं तो वो भी जैस से ही निकल कर आए हैं।
तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि जयेश का प्रभाव भी कम नहीं है, लेकिन जयेश का जो वोट है और कांग्रेस का वो लगभग एक ही वोट बैंक है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन कांग्रेस का और जयेश का एक ही वोट बैंक है, ये क्या डॉक्टर राजेश जौहरी जी, रवि अवस्थी जी कह रहे हैं, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? ये बात ना सही है, क्योंकि देखिए हमेशा जब भी जैसे ही जयेश वालों के कोई एक्शन होता है तो सबसे पहले रिएक्शन कांग्रेस का होता है, पक्ष में आते हैं। एक बात है। दूसरी बात ये है कि आप सोचिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो जयेश ने किया है, पर कांग्रेस इस बात को रियलाइज नहीं कर रही है और कांग्रेस खत्म होने की कगार पे आ रही है उस इलाके में, क्योंकि जयेश जैसे जैसे पावरफुल होगा भाजपा अपना कैडर नहीं छोड़ेगा। देखिए भाजपा के लोग, संघ के लोग वही रहेंगे, वो लोग कहाँ से जाएंगे जयेश में? तो भानु चौबे सर, देखिए क्या लगता है कि यहाँ पर जो नेक टू नेक फाइट आप बता रहे थे, तो यहाँ मुकाबला दिलचस्प रखे, मतलब जनता बनाएगी उसको, या फिर एक तरफा देखने को मिलेगा कि चलिए कि कांतिलाल भूरिया की तरफ ही पब्लिक का झुकाव हो या भाजपा की तरफ ही हो, ऐसा कुछ? क्योंकि चौथे चरण का मतलब मध्य प्रदेश में तो अंतिम चरण ही कहें उसको, और रतलाम सीट। देखिए एक तरफा चुनाव के आसार तो वहाँ रतलाम झाबुआ सीट पे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं और इससे पहले भी नहीं रहे हैं। जो भी जीता है 7-8%, 10% वोट से के साथ जीता है। और जहाँ तक माहौल का सवाल है, आदिवासी वोट बैंक है, अभी भी पूरी तरह से बीजेपी का नहीं हुआ है वो, थोड़ा सा स्विंग उसमें आया है। मुझे लगता है कि अभी भी वो टसल बराबर की है, बल्कि कुछ थोड़ी सी भीतरी क्षेत्रों में कांग्रेस की तरफ झुकी दिखाई देती है। चलिए, तो देखेंगे, मुकाबला तो दिलचस्प है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जी रवि अवस्थी जी कुछ कहें। हालांकि मैंने गलती से मंदसौर बोला था, चौबे जी ने सही कर दिया था उसको, रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण की बात मैं कर रहा था। और एक बात और आपको थोड़ा सा ध्यान है कि देखिए यहाँ 11 फरवरी को चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ी रोड शो, बड़ी सभा की थी जिसमें उन्होंने 7,500 करोड़ की सौगात दी थी। यानी भाजपा पहले से यहाँ पे तैयारी में थे चुनाव के। ये तो डॉक्टर राजेश जौहरी बता रहे हैं कि कितने पहले से भाजपा और उनके अनुसांगिक संगठन इस पर काम कर रहे हैं। चलिए, तो रतलाम सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। परिणाम तो 4 जून को आएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी, बहुत शुक्रिया भानु चौबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया। तो रतलाम संसदीय क्षेत्र में कितना दिलचस्प होने वाला है मुकाबला, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के एक जैसे हैं, बड़ी कड़ी टक्कर देने वाले हैं, कोई किसी से कमजोर नहीं है। जयेश क्या भूमिका निभाएगा, ये तो जब मत पेटी में या ईवीएम में बंद हो जाएंगे मत, उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा किसने क्या भूमिका निभाई। लेकिन फिलहाल तो बहुत रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है ये मुकाबला। तो आज बात हुई रतलाम संसदीय क्षेत्र की। अगली बार फिर एक नए संसदीय क्षेत्र के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।